गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मास क्या है या लेंथ क्या है या बेसिक छोटी छोटी जो यूनिट्स हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी थी उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसके मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे स्कूल से मेरा घर कितना दूर है, तो आप कहेंगे इसको हम मीटर में भी नाप सकते हैं क्योंकि मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। पर ये मीटर में तो नाप नहीं सकती क्योंकि मीटर छोटी यूनिट होती है। तो हमें यहां से घर से स्कूल जाने के लिए कौन सी यूनिट चाहिए? बड़ी सी यूनिट चाहिए, यानी कि किलोमीटर। 6, 7, 8 या 10 किलोमीटर नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या हम इस मार्कर की लेंथ को किलोमीटर में नाप सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि किलोमीटर इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी यूनिट है। तो हमको क्या चाहिए कि इसको मीटर में डिफाइन करें, फिर उसके छोटे और मीटर से और भी छोटी छोटी यूनिट में डिफाइन करें, तब जाकर के हम इसको कहीं इंचेस में या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि मेरा वेट क्या है, मेरा वेट क्या है, अगर मैं ये कहूं कि माई वेट इज 50 kg, तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट, जो पहला पार्ट होता है इसका, दैट इज 50, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। और जो हमारे पास केजी है, ये कहलाती है इसकी यूनिट। अब केजी क्या है? केजी मतलब किलोग्राम। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ व्हाट? मास। मास की यूनिट क्या है? केजी, यानी किलोग्राम। तो अगर हम ये कहें कि केजी को ही क्यों लिया गया, व्हाट इज इट मीन बाय केजी, तो 1 kg कितना होगा? अगर मेरा वेट 50 kg है तो 1 kg क्या है? तो 1 kg क्या है कि ना आपको पता है ना हमें पता है, बट ये 1 kg है क्या? फ्रांस के कैपिटल है पेरिस। पेरिस में एक बहुत बड़े म्यूजियम में रखा हुआ एक मास है प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम के मेटल का बना हुआ एक मास रखा है। उस मास को इन लोगों ने नाम दे दिया है 1 किलोग्राम का। अब उसी के रिस्पेक्ट में किसी का भी मास निकाल लिया जाता है तो उसको उसने उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका मास डिटरमाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज को तौलना चाहें, एक तराजू में तौलना चाहें, यहां रख दें, और अगर हम ये कहें कि यहां पे मेरा वेट रख दिया, इसको यहां पे मुझे रख दिया गया, इट्स फॉर मी। तो अब क्या किया कि यहां पे एक ये 1 किलोग्राम का जो यूनिट था, 1 किलोग्राम का जो स्फेयर है या 1 किलोग्राम का जो मास रखा है, ऐसे 50, ऐसे कितने रखे गए? 50, ऐसे 50 किलोग्राम का स्फेयर, यानी ऐसे एक एक करके 50 किलोग्राम का जो स्फेरिकल मास है या 50 किलोग्राम का जो पार्ट है या 50 किलोग्राम का जो बटखरा है, वहां पे 50 किलोग्राम ऐसे 1 kg के 50 बटखरे वहां पे रख दिए गए, तब जाके मेरा मास यहां पे आया कितना? 50 किलोग्राम। अब फॉर एग्जांपल मुझे टेबल का निकालना है, चेयर का निकालना है, तो मैं यहाँ पे टेबल या चेयर को पुट करूंगा और यहाँ पे 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बढ़ाता जाऊंगा, और जहां पे टेबल या चेयर का मास आ जाएगा वहीं पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो अब इस हिसाब से मुझे इसका मास निकालना आ जाता है। इसका मास निकालना हम इस हिसाब से सीख जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कई सारी यूनिट्स, कई सारे सब्सटेंसेस या कई सारे मैटर का मास निकालने के लिए हम इस टेक्निक का या इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बट इन द पुराने जमाने में क्या होता था कि एटॉमिक मास, अब एटम तो बहुत छोटा पार्टिकल है, अब एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि उसके मास को तो हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो दिक्कत क्या होती है कि पुराने जमाने में एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के मास को डिटरमाइन करने के लिए एक छोटी सी यूनिट बनाई, इन द सेम वे किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक एटम को ही उसके रिलेशन में या उसके रिलेटिव में रखना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में उसे हम मान करके हम किसी भी एटम का मास डिटरमाइन कर सकें। यानी अब मुझे 108 या 118 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड यूनिट बनाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कम से कम अपनी वैल्यू को न्यूमेरिक, एक फुल न्यूमेरिक वैल्यू में दे, यानी जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी के भी मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई करें तो वो डेसिमल में ना आए या फ्रैक्शन में ना आए। दूसरी चीज, हम एक ऐसा स्टैंडर्ड एलिमेंट चाहते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर कर सकें और स्टैंडर्ड यूनिट बना सकें, उसको हम एक स्टैंडर्ड तरीके से बना सकें और उसको हम डिफाइन कर सकें, और उसके हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं। जैसे हमारे पास अगर एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाना है मास कैलकुलेट करने के लिए, तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एलिमेंट हमें चूज करना होगा, एक ऐसा एलिमेंट हमें डिटरमाइन करना होगा, एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना होगा जो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहली बात कि वाइडली अवेलेबल हो जाए, यानी बहुत आसानी से मिल जाए। दूसरी बात, ये जो एलिमेंट हमें मिलना है, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहते हैं, वो एलिमेंट किसी से बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा किसी से रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, जिससे हम चाहें और जब हम चाहें तब उसी से वो रिएक्ट करे, अदरवाइज वो किसी से रिएक्ट ना करे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो इनर्ट ना हो, यानी ऐसा भी नहीं हो कि वो किसी से रिएक्ट ही ना करे। अगर वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम मास कैसे निकालेंगे? मास तो हम तभी निकाल पाएंगे ना कि जब वो किसी से रिएक्ट करके किसी का मास निकालने में सक्षम हो। चौथी चीज, उस एलिमेंट का आइसोलेशन करके गैसियस एटम, एक गैसियस एटम में उसको हम आइसोलेट कर सकें, यानी अकेला एटम हम गैसियस स्टेट में उसका निकाल सकें। एक ये कंडीशन होनी चाहिए ताकि उसी के रेस्पेक्ट में हम आगे एटॉमिक मास डिटरमाइन करें। और अगला कंसेप्ट क्या है? उसके कोई आइसोटोप्स ना हो, यानी उसके जैसा कोई दूसरा एटम ना हो जिसका एटॉमिक मास लगभग सिमिलर हो, जिसका एटॉमिक मास लगभग डिफरेंट हो। वही तो होता है आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, दे आर नोन एज व्हाट? आइसोटोप्स। तो एक ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए जिसका एटॉमिक मास, जिसके आइसोटोप्स ना हो, पर अगर आइसोटोप्स हो भी तो हम उसको इजीली सेपरेट कर सकें। तो सबसे छोटी यूनिट आप क्या कहेंगे? सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन का आता है, बट हाइड्रोजन को लेते हुए हमें क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन वाइडली अवेलेबल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो वेरी रिएक्टिव है। यानी हाइड्रोजन को अगर हम चाहें, हमारे पास अगर दो एटम हैं, हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करे और इससे रिएक्ट ना करे, तो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम ये है कि वो हाइड्रोजन इसकी तरफ ना जाकर के इससे रिएक्ट कर लेगा जहां पे हम ये रिएक्शन नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन को एज एन स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, हीलियम आता है, तो हीलियम इज वेरी इनर्ट। हीलियम को हम रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि हीलियम तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, और जब वो रिएक्शन करेगा ही नहीं तो फिर हमारे लिए वो मुसीबत बन जाएगा। और अगला, अगर आप कहेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इजीली अवेलेबल भी है, रिएक्टिव भी है, पर उसके आइसोटोप्स हैं 8O16, 8O17, 8O18, और वो इजीली सेपरेबल नहीं है। तो इस वजह से अगर हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जाएं तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसी यूनिट आती है, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है हमें, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट या ये पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम या एलिमेंट हमें मिल जाता है, जिसको हम इजीली इसके मास में कंसीडर कर सकते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन। इसको हम नाम देते हैं कार्बन। और कार्बन कौन सा? कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 हमारे पास क्या है? कार्बन 12 क्या है? 1/12 कार्बन या 12 कार्बन क्या है? और हाँ, एटॉमिक मास को हम कंसीडर करेंगे किसमें? 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है एक्चुअल में? 1 एटॉमिक मास इज नथिंग बट 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बस इसी को हम बोलते हैं, डिफाइन करते हैं क्या? इसी को हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास से या एटॉमिक मास यूनिट से। 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं AMU। जैसे हमने कहा कि मेरा वेट कितना है? 50 kg, यानी एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में मुझे रखा गया और दूसरे पलड़े में एक किलोग्राम का एक बाट, 1 किलोग्राम का अगला बाट, 1 किलोग्राम का अगला बाट, और तब तक रखा गया जब तक कि वो मेरे वेट के इक्वल नहीं आ गया। तो जब वो जैसे ही मेरे वेट के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? 50 kg। यानी तब मेरा मास कितना आ गया? 50 kg। यानी अब हम क्या कह सकते हैं? इस एक कार्बन 12 के स्टैंडर्ड को हम नाप लेते हैं और उसके हिसाब से हम बाकी सारे एलिमेंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट आई वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में आई। यानी अगर किसी एलिमेंट का मास निकालना है तो उस एलिमेंट का मास इक्वल टू क्या होगा? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम्स। यानी अगर हम ये कहें कि कार्बन
के 12 छोटे 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 टुकड़े कर दें और उनमें से एक टुकड़े को उठा के हम बोले तो दैट इज व्हाट 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसी को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अगर हम ये पढ़ें, अगर हम बात बताएं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, यहां हम लिखें वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। वेट ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू व्हाट 23 AMU। वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 AMU। अगर हम कहें वेट ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू व्हाट 32 AMU। इसको हम इसी तरह से डिनोट करेंगे 32 AMU, 1 AMU, 23 AMU, 16 AMU ऑक्सीजन के लिए जैसे हो जाता है। यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट 1 AMU। वेट ऑफ कार्बन एटम इज व्हाट 12 AMU। वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज व्हाट 14 AMU। चलिए, ये तो था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम या कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें वेट ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ये हो गया मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ सल्फर एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कार्बन एटम का कितना मास निकला 12 AMU। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इसका मतलब डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, तो तरीका इज अवेलेबल फॉर व्हाट 1 AMU का मतलब क्या है 1 AMU यानी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी 1/12 मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन या 1 एटम ऑफ कार्बन। इस 1 को हम अगर वर्ड में लिख लें तो भी कोई गलती ना होगी। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द करेक्ट आंसर ऑफ एनी एटम का मास इन AMU। तो AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी किसी भी मास की यूनिट अगर हम निकालें एटॉमिक मास यूनिट में ही कंसिडर करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सबको हटाएं, ये हमें मिल गया एक एटम का मास। अब अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना चाहें तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, जैसे हम लिखें मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, तो दैट इज व्हाट 16 इंटू पूरा नंबर क्या है 1/12 यानी 1/12 व्हाट 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर हम लिखें मास ऑफ 1 सल्फर एटम या 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर, तो ये क्या होगा 32 इंटू क्या हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इन द सेम वे अगर हम सोडियम का लिखें मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इन द सेम वे अगर हम लिखें मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के लिए तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू व्हाट 14 इंटू 1/12, 14 इंटू 1/12 व्हाट 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसको हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं या इसको हम इसी से लिख भी सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या सीखा, AMU का मतलब क्या है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या है एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU
ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो एमयू का मतलब क्या होता है, वन एटम यानी मास ऑफ वन एटम, यानी हम लिख सकते हैं वन एटम इंटू व्हाट, 1/12 इंटू मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वन एमयू का मतलब, यानी किसी भी एटम का मास, किसी भी एक एटम का मास, यानी वन एमयू का मतलब क्या है, किसी भी एक एटम का मास यानी 1 AMU इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इस तरह से हम किसी भी एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये का पूरा मेरे पास क्या आ गया, एक एटॉमिक मास आ गया। अब अगर हम इस पूरे यूनिट को कंसीडर कर रहे हैं तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास एटॉमिक मास होने के बजाय ये हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं तो ये इस तरह से आएगा, इट्स नॉट एन एटॉमिक मास, इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम एटॉमिक मास में ना कंसीडर करके कैसे लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास में कंसीडर करेंगे। जैसे अगर हम चाहें तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, अगर हम ये कहें कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम ये बोलें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन को हम कंसीडर करें या इसको हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ वन एटम यानी मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम अपॉन, और क्या लिख दें 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1/12 टू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये यूनिट अपॉन ये पूरा 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मास ऑफ ये भी है वन कार्बन 12 एटम और ये भी है मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग काउंट करके क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं वन, यानी इसी का मास आ जाएगा 14 AMU। इन द सेम वे अगर हम सोडियम का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहीं पे 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो इसका मतलब उसकी भी यूनिट कैसी आ जाएगी, उसकी भी वैल्यू जो आएगी वो 23 यूनिट के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, मास ऑफ किसी भी सब्सटेंस का मास इन AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हमने देख लिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन किसमें आती है, एटॉमिक मास यूनिट में। यानी किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम उसके एक एटम का मास निकाल लेते हैं, इनटू क्या करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम करते हैं और अपॉन उसी से फिर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये आया फॉर द एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये आया कि मैं क्या कहूं, मेरे पास नाइट्रोजन है और मेरे पास उसकी दो वैल्यू दी हैं। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास नाइट्रोजन है, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं 14 और यहां पे भी मैं लिख रहा हूं 14। तो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं 14 AMU तो ये क्या है, और यहां पे अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं 14 तो ये क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, इसको हम यही तो कहेंगे, या इसी को हम कह रहे होंगे एटॉमिक मास, ठीक है, या इसी को हम कह रहे होंगे एटॉमिक मास। बट अगर हम सिर्फ 14 की बात करें, देयर इज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
ये जो वैल्यू हमारे पास आई है सिर्फ 14, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को हम कभी कभी कहते हैं मास नंबर। अच्छा, एक और चीज, अगर हम यही यूनिट ले रहे हैं 14 और इसको हम लिख रहे हैं ग्राम, तो यही मास किसमें आ जाता है? ग्राम एटॉमिक मास में। यानी किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम एलिमेंट के एक एटम का मास अगर हम 14 ग्राम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। इसी को हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास में। अगर हम किसी सब्सटेंस यानी नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम निकालते हैं तो 14 ग्राम इज फॉर व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। यानी उसके एक एटम का मास इन ग्राम इज फॉर व्हाट? 14 ग्राम। 14 ग्राम यानी ग्राम एटॉमिक मास के कंसिडर में आ जाता है। अच्छा, अगर हम एलिमेंट की बात करें या एटम की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास आता है, लेकिन अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इसको हम लिखेंगे GMM और इसको हम लिखेंगे GAM इन शॉर्ट। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। ये चीजें इसी के रिस्पेक्ट में हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो यूनिट के साथ थी और एक वैल्यू आ गई जो यूनिट के अलावा थी, यानी यूनिट नहीं थी। तो एक वैल्यू ऐसी जो यूनिट के साथ है और एक वैल्यू ऐसी जो यूनिट के बिना है। तो हमने दोनों में ही कंसिडर कर लिया, दोनों में ही डिफरेंस देख लिया। दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या आया कि अगर हम नाइट्रोजन का मास लिख रहे हैं 14 AMU, तो इसका मतलब 14 AMU क्या है? मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट। यानी ये हो गया इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की क्या यूनिट हो गई? एटॉमिक मास की सेम यूनिट हो गई। एटॉमिक मास यूनिट को ही हम एटॉमिक मास की यूनिट भी कहते हैं। बट अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो कभी भी यूनिट में नहीं आती, उसकी कोई यूनिट नहीं आती। वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अब हम उसको कहेंगे मास नंबर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, या मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके जरिए हम लोगों ने सीख लिया कि इसको हम क्या कहेंगे। ये हमारे पास मास नंबर हो गया और ये हमारे पास एटॉमिक मास हो गया। अगर ये एटॉमिक मास है तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर कहते हैं और एटॉमिक मास इज द अनदर थिंग जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में, या कार्बन 12 एटम के रिलेशन में, या उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे हम उससे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास निकालने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब हम उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, या फिर उसका मास इन एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, जो हम उसको एटॉमिक मास ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें निकालना हुआ किसी भी एटम का मास तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या दैट पर्टिकुलर एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन से उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका हम क्या निकाल लेते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ही निकालना हुआ अगर, तो ये कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई बताओ? मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम अपॉन, ये तो हो गया मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी हम लिख सकते हैं ऊपर क्या वैल्यू होगी? ऊपर वैल्यू होगी क्या? 14 इंटू, ये हो गया मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना होता है? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम अपॉन, ये हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये और ये वैल्यू कट जाती हैं, ये और ये वैल्यू कट जाती हैं, तो हमारे पास 14 आया और ये कट के क्या आ गया?
14 AMU। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे आएगा, यही आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास यानी 14 AMU। तो इस तरह से हमने सीखा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास कैसे कंसिडर करते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास से हम उसको कैसे कोरिलेट करके आगे इसके स्टडी के लिए तैयार करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले टर्म में या अगली क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे ग्राम मोलिकुलर मास के अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।